फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस में इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण तिथि है वो 78 ईस्वी है। चलिए कनिष्क से संबंधित कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। देखिए, कनिष्क 78 ईस्वी में क्या हुआ, शासक बना। उसने पुरुषपुर पेशावर को राजधानी बनाया। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। तथा राज्यारोहण के वर्ष से वो क्या किया? शक संवत चलाया। शक संवत के कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में क्या चलाया था? शक संवत चलाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसी के काल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। कनिष्क के ही शासन काल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। यह और कहाँ पर हुई थी पूछा जाए तो कश्मीर के कुंडलम में जो है यह आयोजित हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय आयोजित हुई थी और कश्मीर के कुंडलम में आयोजित हुई थी। और पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति जो है कब आयोजित हुई थी, मतलब कि कहाँ और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम जो है बौद्ध संगति आयोजित हुई थी और राजगृह में आयोजित हुई थी। द्वितीय अगर पूछा जाए कि बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो वैशाली में और कालाशोक के समय में। और तीसरी जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो पाटलिपुत्र में, और ये अशोक के समय में आयोजित हुई थी। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। मथुरा कुषाणों की जो थी ये द्वितीय राजधानी थी, क्या? मथुरा। तो याद रखिएगा, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, पूछा गया है त्रिपिटक साहित्य है। तो देखिए, त्रिपिटक जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म का क्या है? एक साहित्य है त्रिपिटक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिनकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई। त्रिपिटक की जो रचना हुई है बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई है, और यह सबसे प्राचीन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है। पिटक 3 है, एक है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो कितने पिटक है? 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तब महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, महावीर से पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। महावीर के 23वें जो तीर्थ से पूर्व जो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। महावीर ने इसके 5वां सिद्धांत अर्थात ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, और यही जैन धर्म के 5 आधारभूत सिद्धांत हैं जिन्हें पंच महाव्रत भी कहा जाता है। इन्हीं को पंच महाव्रत भी कहा जाता है, और यह जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर फ्रेंड्स 1510 में अधिकार किया। चलिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, पुर्तगालियों के बारे में कि गोवा पर अधिकार कब और कैसे किया। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इसका जो कार्यकाल है 1505 से 1509 तक है। इसके बाद हुआ क्या कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये गवर्नर बना, और इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। केरल का जो कोचीन है उसको अपना मुख्यालय बनाया। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से, कहाँ के? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। तो प्रश्न पूछा था कि पुर्तगालियों ने गोवा कब जीता? तो 1510 में अल्बुकर्क ने जीता था।
अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। तो ये याद रखिएगा। और ये गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। और इसके पहले वाले जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम जो समुद्री तट है उस पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। और साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सहायक संधि की नीति क्रियान्वित की। किसने क्रियान्वित की सहायक संधि की नीति? तो इसका राइट आंसर होगा वेलेज़ली ने इसे क्या की? क्रियान्वित की। चलिए वेलेज़ली के बारे में देखते हैं और सहायक संधि के बारे में देखते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली जो है इसका कार्यकाल जो है 1798 से 1805 तक का है, वो भारत में रहा। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली 1798 से 1805 तक भारत में रहा। यह जो भी कैसा विचारधारा का व्यक्ति था? तो यह साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था। वेलेज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए, मतलब जितने भी भारतीय राज्य है उसको अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए एक सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। यह सहायक संधि प्रणाली के बारे में देखिए। इस संधि के अंतर्गत भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। ठीक है, उसके बाद बड़े राज अंग्रेज़ों के अधीन एक सेना रखेगी। कोई भी बड़ा राज्य होगा वो अंग्रेज़ों के अधीन एक सेना रखेगी। राज्य कंपनी के अनुमति के बिना किसी भी यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगी। अगला, कंपनी राज्यों के प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। अगला जो संधि था, संधि के तहत कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार की शत्रुओं से रक्षा करेगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य जो थे, हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था, भोसले था, सिंधिया था, जोधपुर था, जयपुर था, मंछेरी था, बूंदी था और भरतपुर था। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक याद रखिएगा कि सहायक संधि के तहत स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? तो वेलेज़ली द्वारा जो है विकसित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम राज्य था वो हैदराबाद था। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सहायक संधि के तहत स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। और सहायक संधि का क्रियान्वित किसने किया? तो वेलेज़ली ने किया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ देख लेते हैं, उनसे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर 1336 में किया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। कब? तो 1336 में। ये ईस्वी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ये दोनों भाई वारंगल के काकतीयों के सामंत थे। प्रताप रुद्रदेव के जो थे क्या थे? ये सामंत थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर जो है स्थित अनेगोंडी के सामने विजयनगर की स्थापना किया। अनेगोंडी के सामने किसका स्थापना किया? विजयनगर की स्थापना किया, जो कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर है। और 1336 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम इसके पिता के नाम पर यानी संगम वंश रखा गया। 1336 में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम जो है इसके पिता के नाम पर संगम वंश रखा गया। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद ने किया था। किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। तो चलिए भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं और उनसे कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में, उन पॉइंटों से भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी। कौन सी धाराएं थी? तो भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी, एक सगुण धारा था और एक निर्गुण धारा था।
शगुन धारा के संत जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जबकि निर्गुण धारा के जो संत थे वो निराकार में विश्वास रखते थे, यानी मूर्ति पूजा में विश्वास वो नहीं रखते थे। ठीक है, वो निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी, शगुन धारा और निर्गुण धारा। शगुन धारा के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। पूछा भी जाता है कि शगुन धारा के संत किस में विश्वास रखते थे, तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। और निर्गुण धारा के संत किस में विश्वास रखते थे, तो निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। याद रखिएगा। अब देखिए, भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ से हुआ था? भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो दक्षिण भारत से हुआ था। शंकराचार्य के अद्वैत की प्रतिक्रिया में भक्ति संतों ने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में भक्ति संतों ने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन के प्रसार का जो श्रेय है वो 12 अलवार और 63 नयनार संतों को है। अलवार वैष्णव और नयनार जो संत थे, अलवार जो थे वैष्णव थे और नयनार जो क्या थे, संत थे। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। अब आगे देखिए, दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय जो है रामानंद को 12वीं सदी में है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को 12वीं सदी में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो चलिए हॉकिंस से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे एग्जाम के लिए वो सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो थे जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे 400 मनसब और जागीरें प्रदान की। तो एक बात याद रखिएगा यहाँ से, उस समय इंग्लैंड के राजा जो थे वो जेम्स प्रथम थे और कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में आया था भारत। ठीक है, और वो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा भी गया था। ठीक है, और सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर जो है उसे 400 मनसब और जागीर प्रदान किए थे। 1613 में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में जो है अस्थायी रूप से कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की। और 1613 में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी रूप से कोठी खोलने की क्या दी? अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो देखिए, मेवाड़ पर अकबर पूरी तरीके से कभी अधिकार नहीं कर सका। चलिए मेवाड़ के बारे में बताते हैं। देखिए, 18 जून 1576 को क्या होता है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 में, 18 जून 1576 में। और किनके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप से, जिसमें अकबर विजयी रहता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है मानसिंह कर रहे थे एवं आसफ खां ने किया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है मानसिंह एवं आसफ खां ने किया। 19 फरवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में क्या होती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जो कि मेवाड़ के शासक थे। याद रखिएगा, 57 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संप्रभुता निहित है। संविधान में ही क्या है, संप्रभुता निहित है। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा की अगर पूछा जाए कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, इसकी प्रथम बैठक होती है।
संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का ही ये संविधान है। और विश्व का पहला लिखित संविधान पूछा जाए तो अमेरिका का है, और विश्व का सबसे लंबा संविधान पूछा जाए तो भारत का है। यह बनकर कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हो चुका था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, लागू होता है। और विश्व का पहला अलिखित संविधान पूछा जाए तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड का जो है जो विश्व का पहला अलिखित संविधान पूछा जाए तो इंग्लैंड का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के जो अवशेष हैं वो 1922 में मिले थे। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवशेष दयाराम साहनी को जो मिला था 1921 में मिला था। तो चलिए मोहनजोदड़ो से कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकना ज़िला में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, तो यहाँ से हमें विशाल स्नानागार, बड़ी ईंट, सबसे बड़ी अन्नागार, सूती कपड़ों का साक्ष्य, कांसे से बनी नर्तक की प्रतिमा, कांसे का पैमाना, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य। ठीक है, क्या क्या मिला है एक बार फिर से सुन लीजिए। विशाल स्नानागार मिला है, सबसे बड़ी ईंट मिली है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है, कांसे की बनी नर्तक की प्रतिमा मिली है, कांसे का पैमाना मिला है, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मिला है, जहाज निशान वाली मोहरें मिली है, पशुपति की भी मोहरें मिली है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। तो चलिए मगध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखिए मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना वसु के पुत्र जो थे जरासंध, उनके पिता बृहदत्त ने किया था। तो मगध का प्रारंभिक राजवंश की स्थापना बृहदत्त ने किया था, ये याद रखिएगा। बिंबिसार ने लगभग 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की और वो अपना राजधानी जो है राजगृह को बनाया। तो मगध की राजधानी जो बनी वो राजगृह बनी। ठीक है, उसके बाद में महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था, जीवक को भेजा था। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। उसके बाद में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और 493 ईस्वी पूर्व में क्या करता है, मगध का शासक बनता है। अजातशत्रु का उपनाम जो था वो कुनिक था। पूछा जाता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो कुनिक था। इसे पितृता शासक कहा गया है और अजातशत्रु के पुत्र का नाम जो था उदयन था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज और रानी मैरी की मुंबई यात्रा के याद के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में बनाया गया था और किंग जॉर्ज और रानी मैरी की मुंबई यात्रा के याद के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो किसके उपलक्ष्य में बनाया गया, तो याद रखिएगा किंग जॉर्ज और रानी मैरी की मुंबई यात्रा के याद के उपलक्ष्य में बनाया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट 1942 में कौन आंदोलन हुआ, तो आप लोग जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ प्रश्नों को। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के सफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1942 में। ठीक है,
अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस जो अधिवेशन हो रहा था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ये कब हो रहा था? तो 8 अगस्त 1942 को, तथा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया इसी में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। उसके बाद हुआ क्या? इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली ने भूमिगत रहकर प्रदान किया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने और अरुणा आसिफ अली ने भूमिगत रहकर प्रदान किया। देखिए, मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। चलिए औरंगजेब से कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए, औरंगजेब का जो जन्म है 3 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के दोहाद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ। तो औरंगजेब का जो जन्म है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था, जो कि दोहाद जो है गुजरात में है। उस स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से क्या होता है? जन्म होता है। शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, उनके गर्भ से इसका जन्म होता है। कब? तो 3 नवंबर 1618 को होता है। ठीक है, दोहाद गुजरात में। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। ठीक है, औरंगजेब का जो अधिकांश जो समय था वो नूरजहां के पास बीता और पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। पूछा जाए कि औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो पीर मोहम्मद हकीम जो थे कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह जो होता है फारसी राजघराने की राजकुमारी जो थी दिलरास बानो बेगम, जिसे रजिया बीबी मतलब भी कहा जाता था, उनसे हुआ था। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। 18 मई 1637 को औरंगजेब का जो विवाह होता है फारसी राजघराने की दिलरास बानो बेगम से होता है। और इनके गुरु का नाम इसमें क्या बताया गया है? पीर मोहम्मद हाकिम बताया गया है। और औरंगजेब का जो बचपन का अधिकांश समय उनके दादी नूरजहां के पास बीता और उसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को दोहाद गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। चलिए प्रारूप समिति के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए, डॉक्टर BN राव द्वारा सृजित संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, मतलब डॉक्टर BN राव द्वारा जो सृजित संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की कुल संख्या जो थी कितना थी? 6 थी। अगर टोटल अध्यक्षों की संख्या मतलब सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कितने थे? 7 थे। किनको? BR अम्बेडकर को छोड़कर कितना था? 6 था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पूछा गया है कि दीन-ए-इलाही धर्म के संस्थापक कौन था? तो दीन-ए-इलाही धर्म के संस्थापक कौन था? अकबर था। चलिए इस धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं और अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए, इबादत खाने एवं सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को जानने के लिए दीन-ए-इलाही जिसे तौहीद-ए-इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की। तो अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना करता है
और इसमें वही सिद्धांत को रखता है जो सभी धर्मों में क्या है उत्तम सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को रखता है इस धर्म में, जिसे दीन इलाही धर्म कहा जाता है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए एक इबादत खाने का भी निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में, तो ये याद रखिएगा। बीरबल दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था। एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है, एग्जाम में ये बार बार प्रश्न बनता है कि कौन व्यक्ति था जो दीन ए इलाही धर्म को प्रथम बार स्वीकार किया था। तो प्रथम और अंतिम बार मतलब कि स्वीकार करने वाला जो हिंदू था बीरबल ही था, जो कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म इलाही का प्रधान अकबर ही दीन ए इलाही का क्या था, प्रधान पुरोहित था। जैन आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने उपाधि प्रदान की थी। जैन आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। जगत गुरु तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तथा अब्दुल रसमद जो थे यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत और बासवन इसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। ये ऐसे सुन लीजिए, लेकिन याद ये वाला नहीं करना है, चित्रकारों का नाम जरूरी नहीं है। उसके बाद में बाज बहादुर, बैजू बावरा और रामदास अकबर काल के प्रमुख गायक थे। ठीक है। बाज बहादुर, बैजू बावरा, रामदास अकबर काल के महत्वपूर्ण गायक थे। ये याद रखिएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा जो है आईने अकबरी की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा यानी आइन ए अकबरी की रचना की। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी अकबर के राज कवि थे। अबुल फजल के बड़े भाई जो फैजी थे वो अकबर के क्या थे, राज कवि थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है वो शाहजहाँ के समय में हुआ है। किसके समय में, शाहजहाँ के समय में। तो चलिए शाहजहाँ से कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए शाहजहाँ जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई कहा जाता था, का पुत्र था। ठीक है। शाहजहाँ जो था वो जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई कहा जाता था, उनका क्या था, ये पुत्र था। ठीक है। उसके बाद में इनका जो जन्म था 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था शाहजहाँ का। और इनका बचपन का नाम बार बार पूछा जाता है कि शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था। इनका विवाह जो है नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो पूछा भी जाता है मुमताज़ महल का क्या नाम था, तो अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। शाहजहाँ ने उसे मालिका ए जामनी की उपाधि प्रदान की थी। मुमताज़ महल को शाहजहाँ ने मालिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। और 7 जून 1631 को मुमताज़ की प्रसव पीड़ा के कारण क्या होती है, शाहजहाँ उसे मालिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। और 7 जून 1631 को मुमताज़ की प्रसव पीड़ा के कारण क्या हो जाती है, मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है 7 जून 1631 को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ है 1906 में हुआ है। ठीक है। चलिए देखते हैं मुस्लिम लीग से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए मुस्लिम लीग जो है 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में होता है, ढाका में स्थापना होता है। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वकार उल मुल्क को बनाया गया। पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वकार उल मुल्क को बनाया गया था। जबकि इसके संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह थे। कौन थे, सलीमुल्लाह थे। आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो थे इसके संस्थापक थे। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क को बनाया गया है। 1906 में इसकी स्थापना होता है। और कहाँ पे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी प्रश्न यहाँ बताए हैं उन प्रश्नों को याद कीजिए। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कीजिए। ठीक है, जय हिंद।